जय हिंद दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। खास करके अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, डीएसएसबी, केबीएस, नवोदय, तो करंट अफेयर से एक बड़ा सेक्शन पूछा जाता है। तो अगले 5 मिनट से में हम आपको करंट अफेयर्स बताएंगे। कौन कौन महत्वपूर्ण चीजें हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने ध्यान से देख लिया तो जो करंट के सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे जरूर बनेंगे। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका फायदा आपको ही होगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर, करंट अफेयर्स में पहला है प्रोजेक्ट चीता। आखिर जो प्रोजेक्ट चीता है बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी, इसको ध्यान रखना। 1952 में 1952 में विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की गई है। यानी कि 1952 से ही भारत में जो चीता है वह विलुप्त होने लगा था। तो विदेश से मंगाने की शुरुआत 1952 से ही हुआ था। इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काल में जो है आ, प्रोजेक्ट चीता को फिर से लाने की शुरुआत हुई। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। इसका ध्यान रखिएगा कि इसी प्रोजेक्ट चीता के तहत, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, श्री नरेंद्र मोदी के काल में 17 सितंबर 2022 को एक देश है अफ्रीका का, एक देश है नामीबिया। याद रखिएगा, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया। यहीं से 8 चीता, जिसमें 5 मादा और 3 नर था, इसे कहाँ लाया गया? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इनकी निगरानी के लिए सरकार ने 9 सदस्य एक कार्य समिति का गठन किया। कहता है यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास परियोजना है। यह विश्व का पहला अंतर महाद्वीपीय, यानी कि यह पहली बार है कि एक अफ्रीकी महाद्वीप से कोई चीता भारत में लाया गया है। ये भी याद रखना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब ये जरूर ध्यान रखना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्योंकि कूनो में ही लाया गया। तो याद रखना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से 12 चीतों को लाया गया। अब भारत में कुल 50 चीते हो गया। तो ये याद रखना। एक बहुत महत्वपूर्ण है कॉप 27। ये भी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कॉप 27 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज होता है। और ये कॉप की शुरुआत जो है 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहीं से कॉप की शुरुआत हुई, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। इसी कॉप का 27वां सम्मेलन जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। अब इसमें क्या बातें थी? अनुकूलन कोष में 230 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान का नया संस्करण लिया गया है। कि जो कोष है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोष है, उसको 230 बिलियन डॉलर किया जाएगा। और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील और अल्प विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई है। कॉप 70 की जो बैठक हुई है शर्म अल शेख मिस्र में, जिसकी राजधानी काहिरा है, वहां पर यह बात हुई कि जो विकासशील देश है और जो विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश है, उसे जो इन्वायरमेंट के कारण जो लॉस हुआ है, उस लॉस को भी वित्त पोषण यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बातें की गई। कॉप 27 में मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एमएसी लॉन्च किया गया। अब एमएसी का क्या लक्ष्य है? मैग्रोव वन, पीछे हमने बताया था, ऐसा वन होता है जहां पर खारे पानी और मीठे पानी आपस में मिलती है। जैसे भारत का सबसे बड़ा मैग्रोव वन जो है वह
वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। इसी के तहत कॉप 27 में एक मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बनाया गया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देशों में मैग्रोव वन है, उस वनों को कैसे संरक्षण दिया जाए, उन वनों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए एमएसी का गठन किया गया। याद रखिएगा, एमएसी, मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जो पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देगी। साथ ही नेक्स्ट कुछ पॉइंट याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में क्या है, तो 4 नवंबर 2022 को कॉप 27 में अपनी भारत ने भी एक अपनी रणनीति बताई, और ये बताई कि हम भी कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत की तरफ से बोला गया है कि भारत राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल करेगा, कि भारत अपने ऊर्जा में हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाओं को भी शामिल करेगा। साथ ही भारत ने कहा कि 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा। ये याद रखिएगा, भारत जो है 2032 तक जो है 3 गुना क्षमता में वृद्धि करेगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि करेगा। पेट्रोल में 20% एथनॉल को मिलाएगा। पेट्रोल में 20% एथनॉल को मिलाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कॉप इससे पहले जल बेसिकली कॉप की जो बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, जो क्लाइमेट का बहुत तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहा है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो कॉप 27 का जो बैठक हुआ था वो शर्म एल शेख मिस्र में हुआ था। और ये भी हमें ध्यान रखना कि कॉप 26 का बैठक जो है ग्लासगो स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। इससे पहले जलवायु परिवर्तन को लेकर कॉप 26 का बैठक जो है ग्लासगो, याद रखिएगा कहाँ लिया गया, ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, और कॉप 27 में एक पंचामृत मंत्र हमारे मोदी जी ने दिया था। तो ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी है, बार बार पूछता है कि 20 ग्लासगो 27 में एक क्वेश्चन पूछा है कि पंचामृत मंत्र कहाँ दिया गया, तो वो ग्लासगो की बैठक में दिया गया। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड नहीं, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। इसी ग्लासगो की बैठक में दिया गया। पंचामृत में क्या था, पहला कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म क्षमता को 500 गीगा तक 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो ऊर्जा क्षमता है, जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को जो है गैर जीवाश्म यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, गैर जीवाश्म का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को भारत जो है पहला पॉइंट में कहा कि 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने कहा कि 2030 तक अपनी 50% कार्बन उत्सर्जन की जरूरत अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। दूसरा भारत ने कहा कि हम 2030 तक इसी सम्मेलन में जो स्कॉटलैंड में हुआ कि हम अपनी एनर्जी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे, यानी गैर ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिससे पर्यावरण की हानि ना हो, उसे रिन्यूएबल एनर्जी या गैर परंपरागत या गैर जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। तो इनमें कहा गया दूसरा में कि हम 30 तक जो है 50% गैर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। तीस तीसरा कहा कि भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगी। भारत जो है इसी बैठक में कहा कि कार्बन का जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें 1 बिलियन टन की हम कमी करेंगे। चौथा कहा इन्होंने 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करेगा, यानी कार्बन उत्सर्जन के दर को 2030 तक 45% से कम करके 2005 के स्तर पर लाएगा। पंचामृत में मोदी जी ने ये बात कही। पांचवा बात कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा,
यानी कि भारत आने वाले 2070 में कार्बन उत्सर्जन को जीरो पर लेके आ जाएगा, नेट जीरो। तो ये दो तीन तरह के यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना। एक तो पंचामृत का संबंध किससे है, तो इन्वायरमेंट से है, पर्यावरण से है। पंचामृत का निर्णय कब लिया गया, तो स्कॉटलैंड की जो बैठक ग्लासगो में हुई, वहीं पर हमारे मोदी जी ने लिया। और पंचामृत में क्या क्या बातें हैं, अभी हमने 5 बातों के थ्रू आपको हमने बताया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये कंप्यूटर के सवाल है, कंप्यूटर से जो करंट पूछे जाते हैं। विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम आप याद रखना। अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व के 3 प्रमुख सुपर कंप्यूटर में पहला है फ्रंटियर, अमेरिका का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। विश्व का जो है सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर। जापान का है फुगाकू फुगाकू। और तीसरा है लूमी, फिनलैंड का है लूमी, याद रखना है। यानी कि अमेरिका का फ्रंटियर, दूसरे नंबर पर फुगाकू जापान का, लूमी फिनलैंड का। अब भारत का सुपर कंप्यूटर क्या है, 111वां परम सिद्धि है, ये सी डैक्ट पुणे द्वारा विकसित किया गया है। 132वां प्रत्यूष है, जो IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया। और विश्व का 249वां सुपर कंप्यूटर मिहिर है। तो ये सब भारत के सुपर कंप्यूटर है। करंट के दृष्टिकोण से इसे याद रखना बहुत जरूरी है, यहां से सवाल प्रायः पूछ लिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। मैन बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। 2022-23 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है, गीतांजलि श्री को दिया गया था 2022 का। क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी साहित्य का है के हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखना। मैन बुकर पुरस्कार किसे 2022 में दिया गया, गीतांजलि श्री का। उसकी अंग्रेजी पुस्तक था टॉम ऑफ रीड, यानी टॉम ऑफ सेंड। टॉम ऑफ सेंड मतलब रेत समाधि के लिए। यह पुस्तक इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी डेजी रॉकवेल ने किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो था अमेरिकी उपन्यासकार नॉवलिस्ट डेजी रॉकवेल। तो देखिए, रेत समाधि हिंदी वाले पार्ट के लिए नहीं दिया गया, अमेरिकी में जो टॉम्स ऑफ सेंड लिखा डेजी रॉकवॉल ने, उसी डेजी रॉकवॉल को जो है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो चूंकि हिंदी में लिखा था, गीतांजलि श्री ने लिखी थी, इसीलिए गीतांजलि श्री को भी यह पुरस्कार मिला। जो टॉम ऑफ सेंड रेत समाधि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला यह हिंदी का पहला उपन्यास है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है टॉम ऑफ सेंड कि यह हिंदी का पहला जो बुक है, हिंदी में मिलने वाला यह पहला पुरस्कार है। 2021 में यह पुरस्कार जो है डेविड डियोक को मिला था, फ्रांस को। उसकी पुस्तक थी ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये मैन बुकर पुरस्कार था, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुकर पुरस्कार 2022 में बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलिका को दिया गया, श्रीलंका का लेखक है। उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा यानी। और बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया था डेमन गलगुट, दक्षिण अफ्रीका का, द प्रॉमिस के लिए। तो इनको कम से कम याद रखना। भारत का तो जरूर याद रखना, साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 इनको जरूर याद रखना, साहित्य के स्टूडेंट हो। बद्री नारायण की कविता संग्रह तुमरी के शब्द के लिए दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमरी के संत। मैथिली भाषा में के लिए अजीत आजाद को कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय का उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया ख्वाब शराब। तो ये याद रखना। इसी तरह 2021 के लिए जो है ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है, वह 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया। और 22 में कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को, 22 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को।
रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया है। तो इन सारे जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार है या इनको जो पुरस्कार दिया गया, इसको याद रखना। जैसे सरस्वती सम्मान 2022 का शिव शंकरी जो तमिल लेखिका है उसको दिया गया। कीर्ति है सूर्यवंशम के लिए। और 2021 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, याद रखना, रामदरस मिश्रा को, जो मराठी उपन्यासकार है, मैं तो यहाँ हूं के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक है, ये जरूर ध्यान रखना, 2022 का पागल खाना के लिए दिया गया है। 2021 का व्यास सम्मान असगर बजाहत का महाबली के लिए दिया गया। तो ये सब पॉइंट्स जो है बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी तरह बिहारी सम्मान माधव हाड़ा को दिया गया। 21 का मधु काकरिया को दिया गया। तो ये इसी तरह जो है, और नहीं भी याद रखिएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये याद रखना। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे गए? जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि में आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को पुरस्कार 2022 दिया गया। किसको? एंजेला मार्कल को। किसको दिया गया? एंजेला मार्कल को, याद रखिएगा। इसी तरह 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा। अब ये याद रखना, गांधी शांति पुरस्कार 2019 का दिया गया सुल्तान काबूस बिन सैयद अल जैद, ओमान के जो शेख है। 2020 का दिया गया शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उसी को दिया गया। एक चीज और याद रखना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। और कुछ और पॉइंट्स है जिसे याद रखना है, वह है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ये ग्रेटा थर्नबर्ग को दिया गया। और डेबिना मालोम को, कैमरून की शांति कार्यकर्ता थी डेबिना, और ग्रेटा जो है स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता थी। तो इन पुरस्कारों में से एक पुरस्कार जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। करंट के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर याद करेंगे तो जो करंट के सवाल पूछे जाते हैं आपसे बन जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।